अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, एक नया हफ्ता है। न्यूज़ रूम में आज भी बहुत सी खबरें शामिल होंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन की तारीख के हवाले से सदर मुमलिकत की वज़ीर कानून से एक मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ इस मुलाकात का जो अहवाल है वो हम आपको बताएंगे। सदर क्या कहते हैं और आइन और कानून क्या कहता है, इस पर बात होगी। उसके बाद एशिया कप की हम बात करेंगे जनाब। रिजर्व डे पे मैच जो है वो बिलाखिर शुरू हो चुका है, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि हारिस रऊफ इंजरी के बायस से मैच में शरीक नहीं होंगे। और अगर कल की बात करें तो हमने देखा था कि भारतीय टीम 24 ओवर्स में 147 रन बना सकी थी, लेकिन अब तक 236 रन बन चुके हैं। 2 खिलाड़ी आउट हैं और बहुत अच्छा खेल जो है वो हो रहा है। मैच लेट शुरू हुआ ये इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से बीसीसीआई को और एसीसी को लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मईशत की सूरत हाल पर भी तफसील से बात होगी। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद अब वापसी हो रही है, रिवर्स गियर लग चुका है। चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ, बिजली चोरों के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन का भी जिक्र होगा। जबकि आज के न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे भारत में मुनक्किदा G20 इजलास की, उसका क्या हशर हुआ, एलामिया क्या कहता है और भारत क्या ख्वाब बुन रहा है और उन ख्वाबों की हकीकत क्या है, कितने हकीकत पसंदाना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाबे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। और अब से कुछ देर पहले अता तारड़ ये कह रहे थे कि वो अबूरी सदर हैं और उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी हलचल का इम्कान है, अभी तक सिर्फ इम्कान है, क्योंकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से जनरल इलेक्शन की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। ऐवान सदर के ज़रा ये बताते हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नए इलेक्शन की तारीख देने का जहन बना चुके हैं, जबकि निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम भी सदर मुमलिकत से हाथ मिले हैं, उन्हें कायल करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन सदर का मौक़िफ़ ये है कि आइन का आर्टिकल 48A और सब क्लॉज 5 उसकी ए जो है उसमें ये बड़ा वाज़ेह है कि ये सदर का इख्तियार है और मैं इलेक्शन की तारीख दूँगा। बज़ाहिर ये लग रहा था कि गुज़िश्ता दिनों के सदर मुमलिकत जो हैं वो तारीख नहीं देंगे, मामला तय हो गए, बड़े लोगों से भी मिले हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों तारीख दे रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे और जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बयान दिया है, लेकिन उन पे वो कह रहे हैं कि ये तो अबूरी सदर है, 9 सितंबर के बाद इनकी अब कोई हैसियत नहीं है कि वो कोई तारीख थे। उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनते हैं। इन्हें कहा था पहले इलेक्शन करवा लें, मई में कहा था, ये नहीं माने। उसके बाद भी नेगोशिएशन में बात हुई, ये इलेक्शन की तारीख पर आमादा नहीं हुए। जब तक ये मुकम्मल तौर पे सदर थे, 9 सितंबर से पहले इनके पास मुकम्मल ओहदा था, तब तो ये चाहते तो कोई ना कोई ये काम कर सकते थे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इस सब पे बात करने के लिए हमें सीनियर एंकर पर्सन अली हैदर साहब ने ज्वाइन किया है। अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली हैदर, क्या होने जा रहा है, सियासी मंजरनामा कहाँ देख रहे हैं? सदर साहब ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 45(5) सबसेक्शन ये कहता है कि सदर के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख देंगे, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 9 सितंबर के बाद आप एक अबूरी सदर हैं, तो ये इस ऐलान की कोई हैसियत नहीं होगी। तो क्या वाकई इस ऐलान की कोई हैसियत नहीं होगी? समझ नहीं आती है कि ये सियासी जमातें और खासतौर पर PMLN ये इंतखाबात से भाग क्यों रहे हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है? हर सियासी जमात की तो कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि इंतखाबात हो और वक्त पर हो। ये कैसी सियासी जमात है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक दूसरा ये, अगर तो अबूरी सदर ऐलान नहीं कर सकते हैं इलेक्शन का, तो इसका मतलब है अबूरी वजीर आला जो है वो भी CCI की मीटिंग में बैठ के मरदमशुमारी पे इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं। तो फिर किस तरह से मोहसिन नकवी साहब पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए, जो कि अबूरी वजीर आला है, और उनकी मुद्दत भी पूरी होगी, अबूरी भी ऐसे कि उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और वो जाके वहाँ पे हिमायत कर रहे थे कि हाँ होने चाहिए, मरदमशुमारी होनी चाहिए, हल्का बंद। तो फिर वो जो फैसला हुआ वो भी कलम ठहरता है, बिकॉज इस वजीर आला की तो कोई आईनी हैसियत है ही नहीं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक मेरे इल्म में है, हो सकता है कि कानूनी माहिर बेहतर बता सके, ये भले अबूरी सदर हैं, इनकी एक्सटेंड किया गया है इनके टेन्योर को, मगर इनके पास इख्तियारात, वो तमाम इख्तियारात हैं जो सदर पाकिस्तान के पास होते हैं। उसकी वजह ये है कि वज़ीर आज़म अगर अबूरी हो तो वो चूंकि हुकूमत का सरबराह होता है, लेकिन जो सदर का ओहदा होता है वो रियासत का सरबराह होता है। इसमें फर्क है हुकूमत का सरबराह होने में और रियासत का सरबराह होने में। तो सदर पाकिस्तान एक रियासती ओहदा है, उसके पास आइन में दिए गए वो तमाम इख्तियारात चाहे कम है
मगर होते हैं जिसके तहत वो फैसला ले सकता है। अब इस पर मजीद कोई कानूनी माहिर रहनुमाई कर सकता है, जहाँ तक मेरे इल्म और मेरे फहम के मुताबिक ऐसा है। अच्छा ये तो बात हो गई, ठीक है, यकीनन ये कोई कानूनी माहिर ही हमें बता सकता है कि अब क्या क्या इख्तियारात हैं। और इससे पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इनके पास तमाम तरह इख्तियारात होंगे जब तक ये इस ओहदे पे मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इससे पहले हम देख रहे थे कि लग रहा था कि कुछ सेटलमेंट हो गई है और सदर साहब जो हैं वो इस ऐलान से हमें पीछे हटते नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से ये ऐलान हो जाता है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप ये भी देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त तीसरी या दूसरी बड़ी बहस है, दूसरी बड़ी जमात है या तीसरी बड़ी जमात है, लेकिन एक बड़ी जमात है, उसमें एक नुमाइंदगी रखती है वफाक में भी। उन्होंने भी इंतखाबात का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। बाकी जमातें भी इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं सिवाय नून लीग के। तो कहीं ना कहीं एक ये कहने की अवामी प्रेशर भी है। अभी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात जो पाकिस्तान में हुए, वहाँ पर भी एक जमात जो है वो जीत करके सामने आती है। वो ऐसी जमात के जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब ये तमाम चीजें शर्त आना है अवामी हिमायत का कि अवाम चाहती है कि इलेक्शन हो, सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन हो, और ये तमाम की जो ख्वाहिश है मेरे ख्याल है ताकतवर हल्के हो, इदारे हो, उनको भी समझ आ रही है। बिल्कुल दुरुस्त करें। इससे पहले हम पीपल्स पार्टी को भी देख रहे हैं कि वो भी इलेक्शन चाह रही है, दीगर जमातें भी इलेक्शन चाह रही है, नून लीग जो है वो कुछ पीछे नजर आ रही है। लेकिन अभी सवाल ये है कि अब सदर साहब की जानिब से जो ऐलान है वो किसी भी वक्त हो सकता है। अब उस ऐलान की आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी और उसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया अली हैदर आपके वक्त का। मुल्क में सियासी हिजान जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा होता जा रहा है और हर आने वाला दिन जो है उबैद वो एक नई सिचुएशन क्रिएट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देखना यह है कि अब ये सिचुएशन जो है वो किस तरह से आगे जाती है और इसको किस तरह से इसका हल निकाला जाता है। आइन का आर्टिकल है 48 सब क्लॉज 5A जिसमें ये इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में भी 57A में और 58(1) में ये इख्तियार है। अब किस तरह से मामला तय होगा इस पर हम नज़र रखते हैं। इंतज़ार है तो सदर की तारीख देने का, लेकिन उससे ज़्यादा टीम पाकिस्तान कर रही है बारिश के होने का, और शायकीन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और किस तरह से हम बच जाएं, क्योंकि जो हो रहा है हमारे साथ वो दिल दहला देने वाला है, परेशान कुन है। और हम यही दुआ करते हैं कि बॉयज़ हमारे अच्छा खेल लें, अगर नहीं खेलते तो बारिश हो जाए, यही हो सकता है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब से कुछ देर पहले तक तो सूरत हाल ये थी कि 236 रन बन चुके थे, लेकिन 282 रन हो चुके हैं उबैद, अगर 38 रन हैं इस वक्त 38.2 ओवर्स में। और सूरत हाल ये है जनाब कि 2 ही खिलाड़ी आउट हैं। पार्टनरशिप्स जो है ना वो इंडिया की तगड़ी से तगड़ी होती जा रही हैं और इन पार्टनरशिप्स की वजह से मुश्किलात हमें आ रही हैं। कल भी मैच पूरा नहीं हुआ और अगर आज भी मैच पूरा नहीं होता तो पहले कोशिश होगी कि वो रिस्ट्रिक्टेड ओवर्स पे चलता रहे। अगर रिस्ट्रिक्टेड ओवर्स में भी नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता मैच, तो फिर जाके वही पहले वाले मैच की तरह जिसमें इंडिया 266 ऑल आउट हो गया था, फिर एक पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि ACC को और BCCI को ये सोचना चाहिए था कि भाई ये वेन्यू है और इस वेन्यू पे क्रिकेट होनी है, मतलब उनकी मर्जी थोड़ी चलेगी या उनकी बादशाहत थोड़ी है कि वो जो मर्जी करें और हम जो है वो सरनिगुम कर दें। खैर हमने किया तो है और उसको हम भुगत भी लेकिन उबैद अगर हम देखें तो जैशा जो है उनकी ज़िद और उनकी अना और आई डोंट नो व्हाट, लेकिन वही सबसे आगे हमें नज़र आ रही है। और वो एक रिवायती जो भारत का अंदाज़ है जो कि हम सियासी महाज पे देखते हैं, खेल के मैदान में भी हमें उसका बहुत असर नज़र आ रहा है। खैर अगर आज की मैच की बात करें तो जनाब इस वक्त क्रीज पे विराट कोहली और KL राहुल मौजूद हैं और बहुत अच्छी बैटिंग उनकी जानिब से की जा रही है। और जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। एक ड्रॉबैक ये भी है कि हारिस जो है वो आज नहीं खेल सकेंगे, अनफिट हैं, तो शायद एक प्रेशर भी है। देखना यह है कि अब कहां तक जो है वो टारगेट मिलता है पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तान टीम जो है वो किस तरह से उसको चेस करती नजर आ रही है। खैर अभी तक जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो मौसम के हवाले से भी अब दुआएं यही हो रही हैं कि बारिश हो जाए, एक पॉइंट मिल जाए। खैर पॉइंट ये होता है कि अच्छा खेल देखने को मिले और शायकीन जो हैं वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अली ताबिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अली ताबिर साहब बताइएगा, मैच की जो इस वक्त सिचुएशन है क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो प्रेशर में चली जाएगी? एक और चीज़ कि मौसम की वजह से अब जो पिच है उस पर कितना असरअंदाज हुआ है ये मौसम? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैच की सिचुएशन तो आई थिंक सारे देख के मायूस ही हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। और जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी कोई ख़ास हमारे लिए कोई अपीलिंग नहीं है। जैसे हमारी पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती की गई ACC और
क्या कह सकता हूँ मैं, बीसीसीआई की मद में इस एशिया कप को लेके लोग मतलब टीम्स को क्या पता था कि वो जो है वो एक दूसरे से नहीं बारिश से लड़ाई कर रही होंगी पूरा टूर्नामेंट। और अभी हम ऐसी सिचुएशन पे भी खड़े हैं कि मुझे नहीं लगता मौसम का हाल देखते हुए कि आज का मैच भी कंप्लीट हो पाएगा, कि पूरा मैच मुकम्मल हो पाएगा, क्योंकि अभी फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, ड्रिजल शुरू हो गई है और आगे प्रेडिक्शन भी यही है कि बारिश है, थोड़ी देर बाद अच्छी खासी बारिश जो है वो है प्रेडिक्शन में। बट अलिताबिश ये बताइएगा कि अगर जयशाह की जिद और अना और ईगो ही आगे आती है तो जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी आरा कहाँ पे है? और अगर हम एशिया कप की बात करें तो सरासर हठधर्मी नजर आ रही है हमें जयशाह की। वो एक बात मशहूर हुई थी, स्मॉल पीपल, छोटे लोग हैं, हम सब छोटे लोग हैं। बीसीसीआई जितना बड़ा है, जयशाह साहब जितने बड़े हैं, उनकी जिद इतनी बड़ी है कि वो 5 बोर्ड्स की जो है ना वो एक क्या कहते हैं उनकी इज्जत जो है वो नीचे दाव पे लगा सकते हैं। वो उनका कोई ख्याल नहीं है यार, इन टीमों ने आके मैच खेलने हैं, उन्होंने आके अपने आप की अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, अपने फैंस को जो है अपनी परफॉर्मेंस से मुतासर करना है, ना कि इन मीम से मुतासर करना है, ना इन पिक्चर से मुतासर करना है, ना इन गुडविल जेस्चर से मुतासर करना है। वो गेम देखने के लिए बैठे हैं और वो गेम देखने को खेल नहीं हो सका, इसके बाद कल जो है वो खेल खत्म करना पड़ा। आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो कहां तक का टारगेट आपको नजर आ रहा है और क्या पाकिस्तानी टीम जो है इससे प्रेशर में आएगी? देखें, हारिस अनअवेलेबल हैं, टीम थोड़ी ऑब्वियसली वीक तो इस टाइम फील हो रही है बॉलिंग अटैक खास तौर पे। जो सिचुएशन चल रही है, 6 का रन रेट चल रहा है, इन एनी केस आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया तो 350 तो कहीं नहीं जाता अगर इनकी इनिंग्स पूरी होती है तो मतलब हम कल भी पिट रहे थे, आज भी पिट रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी कि बारिश के बाद, ऐसी ड्रिजल के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर महसूस होगा, बॉल सीम स्विंग होता हुआ महसूस होगा, हमारे फास्ट बॉलर्स को, सीम बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, वो कोई खास सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही। वो आराम से 6 रन पर ओवर बना रहे हैं और चलते जा रहे हैं। ग्राउंड में फील्डिंग करते हुए आप प्लेयर्स को देखें तो फुट होल्स प्रॉपर बन रहे हैं, उससे पता लगता है कि सिचुएशन कितनी वीक है। लेकिन मौसम देखते हैं कि साथ देता है आज या नहीं। जिस तरह से अली ताबिश में बता रहे थे कि एक्सपेक्टेड है कि फिर बारिश हो जाएगी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया अली ताबिश आपके वक्त का। अगर तो है वो कंटिन्यू रहता है तो 350 अबव के चांसेस हैं, ये टारगेट हो सकता है। अली ताबिश का जो अंदाजा है वो आपके सामने है, 350 वो कह रहे हैं, लेट्स होप इतना ना हो। लेकिन अब बस मैं तो एक ही दुआ कर रहा हूँ बारिश हो जाए। मैं बाकी कोई नंबर नहीं देख रहा, डर लग रहा है। देखिए ना 6.33 का स्ट्राइक रेट है, 249 हो चुके हैं इस वक्त 39.2 ओवर्स में, तो फिर सुलह कर लेते हैं। अच्छा उबैद, ये वो उन मीम्स का भी प्रेशर है जो भारत ने बहुत ज़्यादा जिनका सामना उन्हें करना पड़ा था, बड़ी तनकीद हुई थी। अब वो वेल प्रिपेयर्ड है मेंटली भी और फिजिकली भी, और आज बस उन्होंने कहा है कि हमने अटैक ऐसा करना है कि हमारी वाह हो जाए। चलें देखते हैं कितनी वाह होती है, किसकी होती है। न्यूजीलैंड ने भी मुनफरिद अंदाज में अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया है। ज़रा आप देखें कि कीवी क्रिकेटर्स की अहलिया, बच्चों, मंगेतर और दादी ने शर्ट नंबर के साथ खिलाड़ियों के नाम बताएं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब इस वक्त गर्दिश कर रही है, आप भी देखें, लुत्फ लें। इस तरह होता है टीम का ऐलान, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो बाजी ले गया इसमें। आगे बढ़ते हैं, आप जनावाला वाक़े की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले डॉलर है। डॉलर जो है उसकी ऊंची उड़ान थी, अब आप कह लीजिए कि रिवर्स गियर लग रहा है उसको। आहिस्ता आहिस्ता डॉलर जो है वहाँ आ रहा है जहाँ उसे होना चाहिए था, और जो मार्केट मैनिपुलेटेड थी, एक मसनूई मार्केट थी, उसको हम देख रहे हैं कि वो अपनी असल जगह पर वापस आ रही है। और इस वक्त अमरीकी करेंसी जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे सस्ता हुआ है, 301 रुपये 16 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि ओपन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर डॉलर 5 रुपये की कमी से 299 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो एक वक्त वो था कि 332 रुपये का ओपन मार्केट में डॉलर था, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि इंटरबैंक में भी डॉलर जो है वो 207, 8, 9 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब कैसा, इंटरबैंक में रेट ज्यादा और ओपन बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बेहतरी नजर आ रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया है। कौमी शाहराह पर गोदामों पर छापे मारे गए हैं। 250 टन चीनी, 750 टन यूरिया और 4000 टन DAP बरामद कर ली गई है। गोदामों को सील कर दिया गया है और मालिकान को समन जारी हो चुके हैं। दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दिया गया है। उधर नौशहरा विरका में चीनी की 5000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं, 5 गोदाम सील कर दिए गए हैं। तो वो सारी सिचुएशन जो बहरानी सिचुएशन हमें नजर आ रही थी, बहरान की सी कैफियत थी, उसमें कदरे बेहतरी आई है। लेकिन मैन-मेड बहरान था हमारा अपना, क्योंकि आप कह लीजिए कि चीनी तो हमारे यहाँ वाफिर हुई थी, फिर उस वाफिर चीनी कहाँ गई, उसके अलावा डॉलर मार्केट का हाल आपके सामने किस तरह से मसनूई थी। जी तो हुकूमती इक़दाम के असरात हैं। चीनी की जो ऊंची उड़ान है वो भी अब देखें थमती हुई नजर आ रही है। पेशावर की बात करें तो यहाँ पर चीनी
₹5 किलो सस्ती हुई है, 180 रुपये में दस्तयाब है। कराची में चीनी 170 रुपये किलो मिल रही है। और गुजरांवाला की बात करें तो यहाँ पर चीनी का जो थैला है वो मज़ीद कुछ रुपए सस्ता हुआ है, 300 रुपये सस्ता होकर 8,200 रुपये का हो गया। अच्छा, ये वो बड़ा बोरा जो 50 किलो वाला होता है गालिबन, ये उसकी बात हो रही है। और उधर दूसरी तरफ कराची के बिजली सारिफीन है, उनके लिए एक बुरी खबर है, लेकिन खबर है हमने आप तक पहुंचानी है क्योंकि आप पर बिजली गिरने वाली है। और बिजली इस तरह से गिरेगी कि बिजली 10 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट तक मज़ीद महंगी करने की दरख्वास्त है। अभी इसको आपने संभल के समझना है। अब ये सिर्फ दरख्वास्त है, तो यानी 10 रुपये नहीं महंगी होगी, 7 रुपये हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी, इजाफा आवे ही आवे। ऐसे ही एडजस्टमेंट के मत में दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई है। अब इस दरख्वास्त पे देखना है कि अमल दरामद होता है या नहीं, और कितना अमल दरामद होता है, ये लेट्स सी। क्योंकि वो 2 रुपये 7 पैसे वाला आपको याद है, उसमें फिर 1 रुपये 58 पैसे के इजाफे की रिक्वेस्ट कर दी, फिर आखिर में 1 रुपये 46 पैसे बढ़ गई। बढ़ता जरूर है लेकिन वो फिर तो अभी 10 रुपये का एक धचका लगाया गया है, लेकिन अब लेट्स सी, मेरे ख्याल में इससे 1-2 भी कम हो जाएगा तो हमें थोड़ा रिलीफ फील होगा। क्या ही रिलीफ होगा, 8 रुपये फी यूनिट बढ़ जाएगा। लेकिन ये साइकी है ना। अच्छा, कराची में बड़ा मसला ये भी है, बिजली आती नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 8-8 10-10 घंटे बिजली नहीं है, फिर बिजली ना होने से पानी की शिकायत रहती है और एक अजाब है, उसके बावजूद इतनी महंगी बिजली है। बिल्कुल ऐसे हुकूमती ऐलान के बावजूद जो आवाम है बिजली के बिलों पर उन्हें रिलीफ नहीं मिल सका। अगस्त की तरह सितंबर के बिल भी ज्यादा आने का इम्कान है, तो लेट्स प्रिपेयर योरसेल्फ। हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ से मुतालिक अभी वाज़े जवाब नहीं दिया। जनाब, वो रिलीफ जो कि एक साथ की सूरत में मिलना था, उस पर भी अभी वाज़े जवाब नहीं मिला। बिजली की कीमत कम होगी, ना ही टैक्स में कोई कमी की जाएगी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन मर्जी से एक साथ करा सकेंगे। 300 और 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को भी रिलीफ से मुतालिक बातचीत जारी है। तो ये बात भी हो रही है, एक जानिब बिजली के यूनिट बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो अब देखना यह है कि किस पे फैसला होता है। बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है, दूसरी तरफ जो आपके बड़े हुए बिल आ रहे हैं उसमें भी सिर्फ 200 यूनिट वाले तक को जो है वो रिलीफ है, उसके बाद वालों के लिए कोई खैर खबर नहीं है। और अभी 200 वालों का भी अप्रूव नहीं हुआ है, अभी बातचीत जारी है। दूसरी तरफ जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ भी इस वक्त भरपूर एक्शन, क्रैकडाउन और कानून के शिकंजे में है वो लोग। जनूबी पंजाब की बात करें तो मैपको टीम्स के छापे जारी हैं, 250 से ज़ायद बिजली चोर पकड़े गए हैं, मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 1 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है, जबकि बहावल नगर में जो 60 बिजली चोर हैं वो काबू आए हैं, 30 लाख रुपए इन्हें जुर्माना हुआ है, दर्जनों कनेक्शंस मुनक़ता हुए हैं। उकाड़ा में 17 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है। रावलपिंडी रीजन से बात करें तो यहाँ पर मुताद्दिद गैस चोर पकड़े गए हैं और जो कनेक्शंस हैं जो मुनक़ता हुए हैं उनकी तादाद 19 बताई जा रही है। तो ये हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर गली में कोई 1-2 इस तरह के अफराद मौजूद हैं जो ये वारदात करते हैं और फिर उन अफराद की कार्रवाइयों का बोझा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उबैद, अफराद के साथ साथ इन सारिफीन के साथ साथ अमले की भी शामत आ चुकी है। बिजली चोरी में मुलविस अमले के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ग्रेड 17 से 20 के 1937 अफसरान जिनका तबादला किया गया है और बिजली की जो तकसीम कार कंपनीज हैं उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। और दोहरी शोहरत के हामिल 248 अफसरान को, बुरी शोहरत के हामिल 248 अफसरान को हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया है। ग्रेड 17 के 1290 SDO, ROs, ग्रेड 18 के 533 एक्सेंस जो हैं उनका भी तबादला किया गया है। और लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। 194 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है और ये सारे मामलात हैं और ऐसे में इन्वेस्टमेंट का भी इंतज़ार हो रहा है। SIFC की सूरत हम उससे मुतालिक भी बार बार बात कर चुके हैं। ख़ास तौर पर जो उमर सैफ साहब हैं वो तो ये बताते हैं कि IT एक्सपोर्ट्स पे बहुत काम करने जा रहे हैं और नो डाउट बड़े कम्पेटिटिव आदमी हैं। इसके अलावा जो स्मगलिंग की रोकथाम है उसके लिए आपके सामने इक़दाम के किस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं। मुख्तलिफ मकामात से जो आप कह लीजिए ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनके यहाँ से भी सामान को छुड़ाया है और स्मगलिंग का रास्ता जो है उसको भी रोका गया है, उसको भी बंद कर दिया गया है। तमाम इक़दाम से बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। ब्रीदर आ गया, एक ब्रीदर आ गया, आपके पास थोड़ा सा सांस बहाल हुआ है। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक मामला है नैब का और नैब में पता नहीं क्यों एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है। डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह ने इस्तीफा दिया है और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर के बाद अब डिप्टी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा करवा दिया है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाती वजूहात की बिना पर मज़ीद काम जारी नहीं रखना चाहते। डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह का इस्तीफ़ा कबूल होने के बाद रिटायर्ड अफसर को डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर फाइज किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। मामलात हैं क्या,
एक के बाद एक इस्तीफ़ा क्यों आ रहा है, इस सब पर बात कर लेते हैं। आदिल साहब हमें ज्वाइन करें। आदिल साहब, ये क्या हो गया है नैब को, किसकी नज़र लग गई? एक वक्त था कि यहाँ अफसरान आते थे फिर जाने का नाम नहीं लेते थे, अब ये कौन है और क्या वजह है, किस केस की का प्रेशर है कि लोगों को ज़ाती वजूहात याद आ रही हैं? देखिए केस तो इस वक्त नैब में सिर्फ एक ही है, बाकी तो आपको पता है जब से नैब तरमीम आई हैं तो बेशतर केसेस जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं। नैब ने एक एक करके बहुत सारी जो साबिक हुकूमत में शख्सियात थी उनके ख़िलाफ़, और मामला चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट में है और वो किसी भी वक्त डिसीजन उसका आ जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ एक ही केस जो है वो अल कादिर ट्रस्ट है, जिसकी जो 190 मिलियन की ट्रांसफ़र का मामला है उसके ऊपर नैब की इंक्वायरी चल रही है, और साबिक चेयरमैन पीटीआई जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसमें एक चूँकि प्रॉपर्टी टाइकॉन भी शामिल हैं। तो ये प्रेशर तो है, चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से लेके जाई जा रही हैं जिसके ऊपर मामला सामने आ रहे हैं। अब ये ज़ाहिर शाह जो है वो बड़े अरसे से नैब के अंदर थे, और बाद में इनको जो है साबिक हुकूमत के दौर में ही इनको डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पे जो है वो तरक्की दी गई थी, और फिर जब आफ्ताब सुल्तान ने जब रिज़ाइन किया था तो फिर इनको चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन नैब जो है वो बनाया गया था। तो बेसिकली ये इससे पहले जब नून लीग के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे थे उस टाइम ये डायरेक्टर ऑपरेशंस थे, जितने जो केसेस थे वो चूँकि ऑपरेशन हेड के तौर पर सारे मुल्क में ये देख रहे थे। अब चूँकि वो बहुत सारे केसेस उसमें से अक्सरियत जो है वो वापस हो चुकी है, नैब के हाथ से निकल चुकी हैं मामला, तो अब नए केसेस जो सामने आ रहे हैं ये उसी का प्रेशर है जिसपे नैब के जो ये अफसरान हैं, अब तक 3 अफसर हो चुके हैं और तीनों यकीनी तौर पर बड़ी पोस्ट पे थे, वो जा चुके हैं। अभी देखते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में हमें कुछ बड़ी तकर्रियां नैब के अंदर एक बार फिर होती हुई नजर आएंगी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि तकर्रियों के साथ कुछ लोगों के इसको लिंक करके देखा जाए तो वो जो तकर्रियां होने जा रही हैं, यानी बड़े ओहदे पे जो तकर्री होगी उसकी वजह से ये टीम, आप कह लीजिए कि इसको कहा जा रहा है कि ये अपनी ज़ाती वजूहात पे अलग हो जाए, या ये टीम उसे एक रेफरेंस की वजह से कुछ फंस रही है, उलझ रही है और नहीं चाहती और वो खुद अलग हो रही है। सूरत हाल क्या बन रही है? नई तैनाती के साथ टीम अप हो रही है, एक नई टीम बन रही है, पुराने वालों को भेजा जा रहा है, क्या इसको किस तरह समझूं मैं? देखिए इनमें जो चीफ जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी एफिलिएशन जाहिर सी बात है पिछली हुकूमत के साथ थी, इसीलिए उनके दौर में उनको एक्सटेंशन दी गई थी। फिर इनकी ये तो काफ़ी अरसे से, जाहिर शाह तो काफ़ी अरसे से जो है वो नैब के अंदर काम कर रहे थे, मुख्तलिफ ओहदों पर उन्होंने काम किया है। तो जो इस वक्त नैब की जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें हमने फ्यूचर में देखेंगे कि बहुत सारे जो मामला सामने आएंगे, उसके तहत जो है वो नई टीम तश्कील दे रही है, और उसमें शायद लगता यह है कि उसका प्रेशर भी बहुत है और उसमें आने वाले मामलात में किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया जाना। तो इस वजह से जो है जो लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं या उनकी कोई राय है किसी केस को लेकर, तो वो इस प्रेशर को नहीं बर्दाश्त कर पाए। यकीनी तौर पर ज़ाहिर शाह भी उनमें शामिल हैं, वो इसीलिए जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब देखते हैं कि हमें जो है कुछ दिनों में आने वाले जो दिन हैं उसमें नैब में कुछ नई तकर्रियाँ हमें चलें, उन नई तकर्रियों का इंतजार करें, वो नाम बाकायदा सामने आने का भी इंतजार कर लेते हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन खैर 3 इस्तीफ़े आ चुके हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पता है कि सियासतदानों के एहतसाब का वक्त हुआ चाहता है एक बार फिर मुल्क में। आगे बढ़ते हैं, हम अब जड़ावाला वाक़े की बात कर लेते हैं। एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि ज़िम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसीही बरादरी के वफ़द से मुलाकात की है। निगरान वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। तो निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। अक़लियतों को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने मसीही बरादरी के वफ़द से जब मुलाकात की है तो जड़ावाला वाक़े की उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की है। यकीनी तौर पर जड़ावाला वाक़े की तमाम ही अफराद जो है वो मज़म्मत कर रहे हैं और चाहते हैं कि हादसे के जो ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक भी लाया जाए। वज़ीर आज़म भी इस सिलसिले में ज़ख्मों पर मरहम रखें। हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। मैच की सूरत हाल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अभी तक 280 रन बनाए जा चुके हैं। 2 खिलाड़ी आउट हैं और क्रीज पे इस वक्त विराट कोहली और के राहुल मौजूद हैं और अपनी सेंचुरीज के बहुत करीब नज़र आ रहे हैं ये दोनों। और पाकिस्तान पे जैसे जैसे इनके स्कोर्स में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान टीम पे और पाकिस्तानी अवाम में जो प्रेशर है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। 6.5 का रन रेट है, 43.1 ओवर्स हो चुके हैं। राहुल ने 90 गेंदों पर 83 बना लिए हैं, 68 पर 76 कोहली के हैं। तो जल्दी करो यार लड़कों, बॉलर्स हमारे, कोई 1-2 खिलाड़ी वापस भेजो, मुश्किल हो रही है हमें हाँ, कुछ हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, ज़रा पड़ोसी की खैर खबर ले लेते हैं। क्रिकेट के मैदान में तो हम इंशाल्लाह अभी कर देंगे उसके साथ दो हाथ। G20 समिट किया है जी। चीन और रूस की अदम शिरकत ने भारत के G20 कॉन्फ्रेंस की अहमियत को कम किया है। G20 के बाद अब जनूबी अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स ब्लॉक की अहमियत बढ़ गई है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका पहले ही शामिल थे, जबकि अब ईरान, सऊदी अरब, मिस्र भी शामिल हैं। इथियोपिया और दीगर ममालिक को भी शामिल कर लिया गया है। रूस और चीन ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को अहमियत दे रहे हैं। दूसरी जानिब भारत जो बैनुल बरे आज़मी ग्रीन ट्रांजिट कॉरिडोर मंसूबे पर अपनी बड़ी फतह का जिक्र कर रहा है, वो अमली तौर पर एक नाकाम मंसूबा साबित हो रहा है। सबसे बड़ा और आम सवाल ये है कि भारत खुद को सऊदी अरब के साथ कैसे जोड़ेगा। चीन मशरक़ वस्ता में पहले ही वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पर बहुत आगे निकल चुका है। ग्रीन जो चीन है वो ग्रीन ट्रांजिट कॉरिडोर मंसूबे की तकमील में अमली तौर पर रुकावट बनेगा, लेकिन स्टिल इंडिया जो है वो शादियाने बजा रहा है और कहता है कि हमारा जो ये ट्रांजिट है, रूट है, ये कामयाब तरीन होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस सब पे बात करने के लिए जमील खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इंडिया में जो G20 इजलास था उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एलामिया भी जारी हो गया है और सर बड़ा मज़े खेज़ एलामिया ज़रा जारी हुआ है। अगर हम इंडिया के हवाले से देखें तो इक्वालिटी की बात हो रही है और अगर हम उनके थीम की भी अगर बात करते तो जो थीम था वो भी ख़ासा मज़े खेज़ था, यानी जो भारत कर रहा है उससे बिल्कुल हट के उनका थीम था। जी हाँ, वो उनके अफकार और किरदार में तो भारत के हमेशा फर्क रहा है। तो इस G20 में भी अफकार और किरदार में फ़र्क है। और अफकार से मेरी मुराद है कि जो जुल्म बर्बरियत, जुल्म तादी अपने मुल्क में ह्यूमन राइट के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से और कश्मीर में, ये सारी की सारी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। और G20 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चैप्टर 8 के तहत बना है और इसे भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करनी होती है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। वो कैसे? पहली बात तो ये है कि G20 कंट्रीज की अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। फिर मैं बताता हूँ कि वो कैसे इंटरनेशनल कानून की उन्होंने पासदारी नहीं की। अच्छा, इसमें क्योंकि 85% ग्लोबल GDP है इन कंट्रीज का सारों का मिला के, और इसमें 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें रहती है। 75% जो है यहाँ ट्रेड होता है इस पूरे कंट्रीज में, G20 कंट्रीज में। ये सारी की सारी मेजर इकोनॉमीज हैं और इसमें 6 न्यूक्लियर स्टेट्स भी शामिल हैं। ये तो रही उसकी अफादियत और ये तो रही उसकी हुजूमियत और उसकी अहमियत। लेकिन अब आप देखें कि ये उस तनाजुर में देखना पड़ेगा। आपने मुझसे पूछा कि मैं G20 को कैसे देखता हूँ। मेरा तज्जिया और मेरी एनालिसिस ये है कि ये G20 हो गया, G7 हो गया, ये और यूरोपियन यूनियन हो गई या नेटो तो खैर है ही है। तो इन तमाम को अगर आप मिला के देखें जियो पोलिटिकल तनाजुर में, और ख़ास तौर पर G20 को अगर आप देखें जियो इकनॉमिक तनाजुर में, तो ये बात बिल्कुल मुझ जैसे शख्स और मेरे जैसे और बहुत सारे तजिया निगारों की नज़र में ये एक सख्त बंदी है, जैसे कि अमेरिका अपनी कंटेनमेंट पॉलिसी कहता है, जो कि उनकी नंबर 1 पॉलिसी है अमेरिका की अगेंस्ट चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी। अब आप देखें कि जो इन्होंने जिक्र किया है नॉर्थ कॉरिडोर इकनॉमिक कॉरिडोर और ईस्ट इकनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि वो रवाबित बनाए जाएंगे, वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट की जाएगी जो इंडिया को गल्फ में ले जाएगी और गल्फ से मिडिल ईस्ट ले जाएगी। ये इसका मतलब ये है कि जो पहले $4 ट्रिलियन का चाइना जमील अहमद साहब, आपकी ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, आपसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। G20 इजलास के हवाले से आप हमें बता रहे थे। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़।
जी, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें एक तरफ तो ये नॉर्थ और ईस्ट के जो राउट्स उन्होंने अनाउंस किया है इस दौरान में मीटिंग के साथ-साथ, तो वो इंडिया का को गल्फ तक ले जाना, वहाँ से ठीक है सर, एक जानिब अपने मिडिल रवाबित को इस तरह से बेहतर किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, सर दूसरी जानिब ज़ाती तशहीर और अगले साल के इंतखाबात के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें भी बड़ी तनकीद हो रही है। जी हाँ, वो तो देखें, इस पे इतनी ज़्यादा हमने बातें की हुई हैं कि मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी जो है बीजेपी के ज़रिए, वो कोई नई बात नहीं है। ज़ाहिर है उसने अपने इलेक्शन जीतने का भी इसको एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी रेडिकलिज्म पर, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी शिद्दत पसंदी पर, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, जो कि इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, जो कि खुद अमेरिका के रिलीजियस कमीशन इस बात की तायद करता है और लिखता है और इंडिया को कहता भी है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ वहाँ जो बर्बरियत की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये मोदी का इस वक्त वतीरा है और उसका अपना पूरी इलेक्शन की एक कैंपेन है कि इन तमाम चीज़ों का मजमूआ। इसका मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों को सामने अपनी आवाम के सामने रख के, और अब इसके बाद आप देखेंगे बतदरीज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू ज़्यादा कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हमेशा मोदी जो है वो करता रहा है, और भारत की जानिब से इसी तरह का जो है लाहे अमल जो है वो एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब, और जो इजलास था उस हवाले से हम बात कर रहे थे। भारत खुद को सऊदीया साथ जोड़ रहा है और अपने रवाबित को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ G20 इजलास के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से अपने अपने तज्ज़िये और तबसरे भी किए जा रहे हैं इस G20 इजलास के हवाले से। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, आज से नए अदालती साल का आगाज़ हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, 16 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं और उनके ओहदे का दौरानिया 1 साल 6 माह और 25 दिन पर मुहित है। अब उनकी जगह जस्टिस काजी फाइज ईसा ओहदा संभालेंगे। तो इस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। 1 साल 6 माह 25 दिन वो इस ओहदे पे रहेंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि आइनी मसाइल में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया है और अदालत खुद कई मरतबा सख्त इम्तिहान और माहौल का शिकार बनी है। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अदालती कारकर्दगी इससे ज़रूर मुतासिर हुई है। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक केस में अपने फैसले का हिस्सा उन्होंने बनाए हैं, तो उनकी जानिब से खिताब किया गया है और ये उन्होंने रिमार्क्स दिए अपने खिताब में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के जो मुकदमात हैं, ज़रा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस 2 फरवरी 2022 को जिम्मेदारियाँ संभाली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मेज़ 51,766 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। आला अदालतों और ज़िली अदालतों में कमोबेश 21 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा थे। 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 2,000 की कमी की गई। उमर अता बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस सिर्फ एक मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी आ गया और उन्होंने फिर ये खुद भी कहा था कि वो एहतियातन जो हैं वो अज़ खुद नोटिस नहीं ले रहे हैं। अब ये उनके काम का आखिरी हफ्ता है। फिर 17 तारीख से ऑनवर्ड काजी फाइज ईसा इस मुल्क के चीफ जस्टिस हो रहे हैं, लेकिन हैं कौन? जी हाँ, ये अभी हम आपको बताते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। इनके वालिद का शुमार बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथियों में होता था। जस्टिस काजी फाइज ईसा इब्तदाई तालीम कोयटा से इन्होंने हासिल की, फिर कराची मुंतकिल हो गए। कानून की तालीम लंदन से हासिल की और फिर वतन वापस आकर वकालत का बाकायदा आगाज़ किया और बतौर वकील तकरीबन 27 साल मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे। 5 अगस्त 2009 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 5 सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। मुशर्रफ दौर में PCO के तहत हलफ लेने से उन्होंने इनकार किया था। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका पोर्टफोलियो जो कि हमने आपको बताया है, और 16 सितंबर के बाद वो बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे आपको नजर आएंगे। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज अपने आने वाले जो हम मनसब हैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत अच्छे इंसान हैं, ताहम मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। तो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपने ड्यूटी के, अपने फ़राइज़ के आखिरी हफ्ते में हैं
और मामलात को अब वो कंक्लूड कर रहे हैं, क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। तो आज उन्होंने ये माना है कि उनकी और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं सेकंड टू हिम जनाब काजी फाइज ईसा, उनकी जो सोच है या उनका तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, अप्रोच है, उसमें फ़र्क है। और शायद यही वजह भी रही कि काफ़ी अर्सा काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क में मसरूफ़ रहे और उन्हें बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। अप्रोच का फ़र्क एक्सेप्ट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है और कर लिया गया है आखिर में। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अगर हम बात करें उनके अहम फैसले की, तो 2012 में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेमो गेट कमीशन की सरबराही भी की है। जस्टिस फाइज ईसा ने कमीशन रिपोर्ट में हुसैन हक्कानी को कसूरवार ठहराया था। 8 अगस्त 2016 को कोयटा खुदकुश धमाका इंक्वायरी कमीशन के सरबराह रहे। रिपोर्ट में खुदकुश धमाके को हुकूमत की गफलत करार दिया था। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा अदालती बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब अपील को मुस्तरद किया। फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला मुक्तदिर हलकों को नागवार गुजरा था। खैर, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ इमरान वसीम मौजूद हैं। इमरान, आपकी तरफ आते हुए यकीनन ये मामलात बड़े दिलचस्प हैं और आज का ये जुमला बड़ा दिलचस्प है कि अप्रोच में फ़र्क है। इस अप्रोच के फ़र्क को आखिरी हफ्ते में माना गया, पहले तो माना नहीं गया। आज का फुल कोर्ट रेफरेंस था कैसा, क्या माहौल था, क्या मामलात हैं? इमरान, आप तक आवाज़ आ रही है? इमरान वसीम को ग़ालिबन हमारी आवाज़ नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उन पर अपना तज्ज़िया भी पेश करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। और अलबत्ता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो मामला है वो उमर बंदियाल साहब के दौर में पेंडिंग रहा। उम्मीद रही कि वो तय करेंगे लेकिन नहीं किया, सिर्फ हुक्म इम्तना तक रहा, यानी स्टे रहा, उसे उन्होंने उस पर अमल दरामद रोके रखा। एक और चीज़ के लिए उन्हें याद रखा जाएगा वो है इलेक्शन की तारीख देना पंजाब में, वो भी उस केस में जो CCPO की तैनाती का केस था। और उस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने बुलाकर इलेक्शन की तारीख दे दी 14 मई की, फिर इलेक्शन भी नहीं हुए। ये एक और उनके साथ चीज़ जाएगी। साथ ही साथ जो पंजाब में तनाज़ा था हमजा शहबाज की वज़ारत आला या परवेज़ इलाही की वज़ारत आला, और उस सिलसिले में जो 62-63 की तशरीह हुई, ये भी एक ऐसा फ़ैसला है जिस पर जो पाकिस्तान के सियासी हल्के हैं वो उमर अता बंदियाल साहब पर तनकीद करते हैं। उमर अता बंदियाल साहब के इस फ़ैसले को वो समझते हैं कि ये उन्होंने अपने डोमेन से आगे जाकर इस काम को किया, जबकि आइन में चीज़ वाज़ेह थी, यानी कोई अनएक्सप्लेन्ड नहीं थी कि जिसकी तशरीह करना पड़े। खैर, ये एक हुस्न है कि जो ही कोई शख्स जा रहा होता है तो फिर उसके मामलात जो हैं उस पर तनकीद भी शुरू हो जाती है, सवाल भी उठते हैं और मामलात जो हैं वो हर तरह से परखे जाते हैं। उमर अता बंदियाल के साथ भी यही होगा। आखिरी हफ्ता है, अब इसमें देखना है कि नैब तरामीम पर वो फैसला देते हैं, नहीं देते, अगर देते हैं तो क्या देते हैं। तो इन सब मामलात में नज़र रखेंगे, अगले घंटे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं। इस आवर में भी हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, मईशत की बात होगी, G20 इजलास की बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे उबैद, मईशत की वही हम मईशत के मामलात हैं। लेकिन उससे भी बहुत पहले आज क्योंकि नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके ओहदे का दौरानिया 1 साल 6 माह और 25 दिन पर मुहित है। अब उनकी जगह जस्टिस काजी फाइज ईसा ओहदा संभालेंगे। आज के दिन फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद हुआ। इस साल के आगाज़ पर तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह कहा कि मेरी कोशिश थी कि मुकदमात की तादाद को कम किया जाए और उन्हें 50,000 से नीचे लाया जाए, लेकिन फरवरी के बाद से, फरवरी 2023 से ऑनवर्ड हमें आइनी मामलात में उलझा दिया गया, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर सके। अलबत्ता उन्होंने काजी फाइज ईसा के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, क्योंकि इस हफ्ते के आखिरी दिन यानी हफ्ते को 16 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे और 17 तारीख से ऑनवर्ड काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और अगर हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम फैसलों की बात करें तो 2012 में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेमो गेट कमीशन की सरबराही की। जस्टिस फाइज ईसा ने कमीशन रिपोर्ट में हुसैन हक्कानी को कसूरवार ठहराया था और 8 अगस्त 2016 को कोयटा खुदकुश धमाका इंक्वायरी कमीशन के सरबराह रहे। रिपोर्ट में खुदकुश धमाके को हुकूमत को गफलत करार दे दिया था। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा अदालती बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब अपील को भी मुस्तरद कर दिया था। साथ ही साथ फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला मुक्तदिर हलकों को खासा नागवार भी गुजरा था।
लेकिन खैर अब 17 तारीख के बाद मामलात क्या होंगे और ये एक साल कैसे गुजरा और ये आखिरी हफ्ता कैसे गुजरेगा, इन तमाम मामलात को डिस्कस कर लेते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं इमरान वसीम और मतीउल्लाह जान, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात में ख़ासी जो है वो महारत रखते हैं। जनाब मती, आपकी तरफ आते हुए इब्तदाई तौर पर ये आखिरी हफ्ता है और एक नया अदालती साल है, लेकिन मजमूई तौर पर ये 1 साल 6 महीने 25 दिन जाते चीफ के रहे कैसे और उनका टेक अवे क्या है, वो क्या लेकर जा रहे हैं अपने साथ? 62-63 की तशरीह, इलेक्शन की तारीख, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसके अलावा क्या कुछ है उनके पास? देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने दौर में जो फैसले दिए और जिस तरीके से बेंचों की तश्कील की और जैसे 184(3) के मुकदमात को टेकअप किया, उन तमाम फैसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम पैदा हुई और वो तकसीम को हम देख सकते हैं कि वो ग्रुपों की सूरत में या अगर कुछ लोग उन्हें धड़ा कहते हैं वो भी हमारे सामने है। मगर सबसे अहम चीज़ें ये रही कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही कुछ ऐसे फैसले दिए और कुछ ऐसे मामलात में वो पेश रहे जिसकी वजह से एक खास किस्म की कशीदगी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। और उसकी एक मिसाल जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो एक सदाती रेफरेंस था जिसके अंदर उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने अपने अहलिया के अहसासों को छुपाया है और फिर उसके बाद करप्शन के इल्जामात तक बात गई, तो उन मामलात में भी जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो फैसले लिखे वो अब भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से एक साथी जज को कटहरे में खड़ा किया गया, उनकी अहलिया को खड़ा किया गया और फिर जिस तरीके से उनकी अहलिया को साथ जो सवाल जवाब हुए कमरा अदालत में और फिर बाद में एक तवील कानूनी जंग के बाद जस्टिस फायज ईसा को खुद जो नजरसानी के मरहले पे जो सामने आना पड़ा और फिर वो मुकदमा उन्होंने जीता भी। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी कुछ हमख्याल जजेस जो है वो बहुत पहले से मतनाजा हो चुके थे अपने फैसलों की वजह से, अपनी पॉलिसियों की वजह से। और फिर जब वो चीफ जस्टिस बने, मुतनाज़े तरीन कहा जाए अगर इस शख्सियत को, तो ये भी कहना ठीक होगा? देखिए, मुतनाज़ा तो रहे हैं वो, और मुतनाज़ा तरीन हम इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जो जजेस के इख्तिलाफात हैं वो जिस तरीके से खुल के सामने आए, उन इख्तिलाफात की एक झलक हमें बेंचों की तश्कील से लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी नजर आती रही है। और अगर आपको याद हो तो जो इमरान खान है केस में उनको सादिक और अमीन करार देने वाले बेंच में भी जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूद थे। और उसके बाद बहुत सारे दूसरे फैसले थे जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी जजों ने किए जिनका बराह रास्त फायदा जो है या तो तहरीक इंसाफ को मिलता था या फिर इमरान खान को मिलता था। तो ये कहना कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर इंतहाई मुतनाज़ा रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जितना नुकसान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट की यकजहती को पहुंचा है या उनके जजों के अंदर इत्तेफाक को पहुंचा है, इतना नुकसान शायद पहले कभी नहीं पहुंचा होगा, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर में 1997 में तो 2 सुप्रीम कोर्ट भी बन गई थी। मगर मामला अब ये हुआ है कि यहाँ 2 सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बनी, मगर सुप्रीम कोर्ट में यकीनी तौर पर बहुत सारे इख्तिलाफात देखने में आए हैं और यकीनी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो दिलचस्प भी इस तरह से है कि एक हफ़्ता रह गया है। अब इस आखिरी हफ्ते की क्या आप कह लीजिए इमरान एक्टिविटीज़ हैं, क्या मसरूफियात हैं? नैब तरमीम का मामला आज भी उन्होंने कहा है कि मैं इसका फ़ैसला देकर जाऊँगा, और क्या कुछ एक्सपेक्ट करें हम इस आखिरी हफ्ते में हो सकता है? मेरे ख्याल से अभी जो मती भाई बात कर रहे थे, पहले मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा। बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया गया। अगर आप यही सवाल पूछे तो मैं ये कहूँगा कि ये जो साल रनिंग ईयर चल रहा है 2023 का, इस साल में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने में कोई कसर रवा नहीं रखी। अगर हम फैक्ट पे बात कर लेते हैं, हम कोई एग्जैजरेट नहीं करते। इमरान, आपकी तरफ वापस आता हूँ। इस वक्त जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें इंडिया ने अपनी इनिंग भी पूरी कर ली है, 50 ओवर्स की 356 रन स्कोर किए हैं और 357 हमारा टारगेट है। तो लेट्स सी हमारे जो बॉयज़ हैं वो क्या करते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने खेला तो अच्छा है।
वापस आऊँगा दोनों की तरफ, लेकिन ज़रा जल्दी से लोगों को 357 हमारा टारगेट है। 356 फॉर 2 इंडिया ने स्कोर किया है मुकर्ररा 50 ओवर्स में, और विराट कोहली ने भी 100 स्कोर किया 122। केएल राहुल ने 111 जो है उसका इजाफा किया। शुभमन गिल जो हैं उन्होंने 58 रन स्कोर किए, और 56 रन जो है वो रोहित शर्मा ने बनाए, तो 2 50s 2 100s, और इंडिया जो है वो 356 तक पहुंचा और 357 अब हमारे सामने है। लेट्स सी कि हम 357 तक कैसे पहुंचते हैं। इमरान वसीम, आपकी तरफ आते हुए, ये सारी बातें यकीनन इस वक्त मौजूद हैं, जो आपकी राय है या मतीउल्लाह साहब की राय है, इस सारी सूरत हाल में आप क्या मजमूई तौर पर अगर हम देखें, चलें ये मामला क्लोजर की तरफ जा रहा है, 17 तारीख से ऑनवर्ड जो सूरत हाल है वो भी बड़ी दिलचस्प होगी, और दिलचस्प के साथ सरप्राइजिंग ज़्यादा होगी बहुत सारे लोगों के लिए। देखें, जो आने वाला दौर है, जो एक ट्रांजिशन पीरियड सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाएगा रवां हफ्ते के इख्तिताम पे, उस पर तो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं, लेकिन जैसे उस दौर का आगाज़ होगा फिर उस पर हम बेहतर अंदाज में तबसरा कर पाएंगे। लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि जो कुछ हमने ये कोई 1.5 साल में देखा कि बेंच जिस तरीके से तश्कील दिए गए, बार बार वही जजेस वही बेंचेस में जज साहबान बैठ रहे थे, और मोस्टली जो केसेस आ रहे थे, जो अभी मैं बात कर रहा था कि 32 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में रवां साल दायर हुई हैं, 29 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके लायर फोरम की जानिब से दायर की गई, और तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गए। 3 दरखास्तें थी जिसमें मुख्तलिफ लोग आए थे जो कि जिनके कुछ सियासी केसेस नहीं थे, जाती नोयत के केसेस थे, बाकी 29 आप निकाल के देखें। आज जो चीफ साहब ने वहां पे खिताब किया जबानी तौर पर, उसमें जो उन्होंने बात की कि आईनी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को उलझाया गया और हमें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, और चीफ साहब ने ये एक जस्टिफिकेशन पेश की कि हमने तो सिर्फ एक असखुद नोटिस लिया, और वो लिया था फरवरी 2023 में। उससे अगर आप उबैदुल्ला सिद्दीकी साहब पीछे चले जाएं, कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं था जिस पर अदालत उस्मा के ऊपर बंदियाल साहब पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। ये तमाम जो तनकीद हुई है, ये जो इसका एक पहलू और भी है, इसका एक और पहलू और भी है, मैं मती साहब की तरफ इसको लेके जाता हूँ। इसमें यकीनन जो मामलात को ले जाने वाले हैं उनकी भी कमज़ोरियाँ, उनकी गलतियाँ हैं, यानी आप कह लीजिए कि हमारे अपने जो दीगर मामलात हैं, यानी मुकन्नना के मामलात हैं, वहाँ कमज़ोरी है। पंजाब में मामलात है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कमज़ोरी रही, तो फिर बार बार इस दरवाजे को खटखटाया जाता है। और फिर ये तो एक फैक्ट है कि जब फैसला आएगा तो वो एक फरीक के हक में होगा, एक के खिलाफ होगा, और जिसके खिलाफ होगा वो तो नहीं मानेगा उसे, उस पर तनकीद ही करेगा। देखिए, जो कुछ भी 2014 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में हुआ है, और जिस तरह के 2014 में जो धरना हुआ, फिर उसके बाद पनामा केस आया, और पनामा केस में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और पनामा के दूसरे जजों ने फैसले दिए, वो तमाम एक सियासी तनाज़ात का शिकार हुआ। और आज भी पनामा केस के फैसले को एक ड्रामा तस्वर किया जाता है, और जिस तरीके से पनामा के नाम पे अकामा को सामने निकाला गया और फिर उस पर न्यायालय की गई, और वो भी ताहयात न्यायालय की गई। तो ये जो कुछ भी आज हम देखने को मिल रहा है, या चीफ जस्टिस उमर का बदयाल पे हम तनकीद कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये तसलसल है उन जजों के उन फैसलों का जो पनामा केस में किए गए, और जिसकी बुनियाद एक साजिश। तो चीफ जस्टिस उमर का बंदयाल ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ बतौर चीफ जस्टिस नहीं किया, उससे पहले वो जज भी रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ भी किया उन तमाम इक़दामात को एक किस्म का कवर अप करने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया गया। जो इक़दामात और फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ मौजूद जजेस हजरात जो है माजी में 2014 से ऑनवर्ड करते रहे हैं, तो चीफ जस्टिस उमर का बंदयाल के फैसले कोई अलग से नहीं देखे जा सकते। ये तसलसल है 2014 के बाद से इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के खिलाफ होने वाली चलें इसको हम इस हफ्ते के एंड पे भी देखेंगे कि मामलात को किस तरह से याद किया जाता है, और चीफ जस्टिस के रुखसत पे फिर किस तरह से बातें कही जाती हैं। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब और इमरान वसीम साहब, आप दोनों हज़रात के वक्त का। यकीनी तौर पर ये जो सारी सूरत हाल है ये सबके सामने है। ये आखिरी हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा मानी खेज भी है। हम मुकम्मल तौर पर नज़र रखे हुए हैं, बसद एहतराम आप तक मामलात को पहुँचाते अभी एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। स्टे विद अस। द न्यूज़ रूम एशिया कप सुपर 4 मरहले की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन्स का टारगेट दिया है। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 122 रन्स बनाए हैं और केएल राहुल 111 रन्स बनाकर जनाब नॉट आउट रहे। और पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान जिन्होंने एक एक विकेट कल के रोज़ ली थी, आज कोई विकेट नहीं गिरा सके। और जो बैटिंग लाइन थी इंडिया की वो खासी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आई और भारी भरकम जो है वो टारगेट भी दे दिया गया इंडिया की जानिब से। हमेशा ऐसे होता है
कि जब इतना ज़्यादा टारगेट दिया जाता है तो एक प्रेशर है, हमारी टीम जो है उसका सामना उन्हें करना पड़ता है। आज भी हमने देखा कि बॉलिंग में भी खासे वो प्रेशराइज नज़र आए। लेट्स सी कि अब इस टारगेट को चेस कर पाती है हमारी टीम या नहीं। दुआएं हैं और कोशिश करते हैं कि बारिश की भी साथ साथ दुआ करें। अगर हमारी टीम थोड़ी सी डगमगा रही हो और अगर खेल रही हो तो फिर जो है ना वो सूरत हाल जो है वो ये रहेगी कि हम ये करेंगे कि फिर खेलते रहें, फिर बारिश ना हो, फिर हम बारिश वाली दुआ को रिवर्स कर देंगे। राय अजलान हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अजलान, आपकी तरफ आते हुए ये 356 थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया हमारे लिए? थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गया। हमने आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया हमने। इम्पॉसिबल। और इतना बड़ा स्कोर देख के तो वैसे ही हम जरा ना हाँफते काँपते हुए बाहर आएंगे। नहीं, हाँफते काँपते तो नहीं आएंगे, वो बल्ले लेके आएंगे, हम जरा मसले सीधे कर लें। नहीं, अब इस सारी सूरत हाल में मतलब हम देखें ओवरऑल मजमूई तौर पे तो 356 तक हमने जाने क्यों दिया? मतलब इसका ज़रा एक टेक्निकल अगर जायज़ा ले लिया जाए तो ऐसा क्या हुआ? हमारे पास बेहतरीन बॉलर्स हैं, लेकिन हुआ क्या बेसिकली? हमारे पास बेहतरीन बॉलर्स हैं, उनके पास टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बैटिंग लाइन है। जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कॉन्टेस्ट जो पाकिस्तान इंडिया का इस टूर्नामेंट में है वो है कि मोस्ट फियर्ड बॉलिंग लाइन वर्सेस द बेस्ट बैटिंग लाइन। तो पिछले मैच में हमने उनको तंग किए रखा, इस मैच में उन्होंने हमें अच्छा खासा तंग किया। विराट कोहली की इस ग्राउंड पे इससे पहले 3 सेंचुरियां हैं, सो ही नोज हाउ टू प्ले ऑन दिस विकेट और ऑन दिस ग्राउंड। आज के मैच में उन्होंने इस ग्राउंड की अपनी 4थी सेंचुरी स्कोर की, और बुरी खबर ये है कि इससे पहले जो 3 सेंचुरियां की थी वो तीनों मैच इंडिया जीता था। केएल राहुल की इस ग्राउंड में पहली सेंचुरी है। और केएल राहुल के लिए मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए है कि वो इंसान 5 महीने की बाद एक इंजरी के बाद वापस आया और बगैर मैच प्रैक्टिस के उसने मैच खेला और 100 स्कोर कर लिया। सो आई थिंक जो प्रेशर उन्होंने कल बिल्ड किया था हम उसी प्रेशर में आज भी रहे और इवेंचुअली हम ने इतना स्कोर दे दिया। प्रॉब्ली शायद हम इस उम्मीद में थे कि शायद बारिश ही होती रहेगी तो मैच नहीं होगा। कल मैच रुकने से दोनों टीमों को फायदा ये हुआ कि दोनों टीमों के पास चांस था टू गो बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड, स्पेशली पाकिस्तान टीम को। बट आई थिंक वो ड्राइंग बोर्ड पे कुछ और ही ड्राइंग बनाते रहे, मैच नहीं प्लान कर सके। चलें इसको देख लें। लेकिन इसमें जो सूरत हाल है ओवरऑल अगर आप देखें लास्ट में तो हमारे जो लड़के हैं उनके हाथों से गेंद स्लिप हो रही है, फिर आखिर में एक नो बॉल भी हो गया। तो अच्छे खासे प्रेशर में, सिर्फ प्रेशर नहीं, इसका अच्छे खासे का जोर देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, प्रेशर तो होता है, एक बड़े मैच का प्रेशर होता है। और पाकिस्तान इंडिया का मैच अब जितना मर्जी कह लें कि जी नॉर्मल मैच की तरह हम ट्रीट करेंगे, वो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि शायद खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को इतना प्रेशर ना देते हो जितना हम उसको प्रेशर दे देते हैं। वो गली की नुक्कड़ की दुकान वाला भी प्रेशर दे रहा होता है, वो कज़न भी प्रेशर दे रहे होते हैं, घर वाले भी प्रेशर दे रहे होते हैं, तो प्रेशर एक बन जाता है। और ये दोनों साइडों पे। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच में होता है हमेशा से ये हम देखते हैं कि इट्स द मैच ऑफ प्रेशर, और उस दिन जो ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर गया वो जीत गया। अच्छा। हमसे वो नहीं है। अच्छा, नहीं, अब ये 357 जो है, चलें हम इसकी जरा ऑप्टिमिस्टिक साइड पे आ जाते हैं ना। 357 अब हमारे सामने है, हमने क्या करना है? आई बिलीव कोई कनेक्शन का इशू आ रहा है। अजलान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइए कि 357 जो है, अब ज़रा हम एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है उसके साथ देखते हैं इसको। अब हमने करना क्या है? हम फ़खर से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो ज़रा रुक के खेलें, थोड़ी देर पिच पे अपना टाइम लें, या वो अपनी हार्ड हिटिंग करें जिसके लिए वो मशहूर है, लेकिन उस हार्ड हिटिंग में फिर स्कोर नहीं होता? ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो टीम का थिंक टैंक है उसके ये सवाल का जवाब ज़्यादा बेहतर वो दें तो बेहतर है बिकॉज इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछते हैं तो उन्होंने भी कोई एक्सट्रीमली एग्रेसिव होकर स्कोर नहीं किया था कल। रोहित शर्मा ने अपना टाइम लिया और टाइम लेने के बाद उसने स्कोर अपना एस्केलेटर ऑन किया। शुभम गिल बहुत तेज खेले थे कल के दिन, माफी चाहता हूँ, कल के दिन में केएल राहुल और विराट कोहली ने भी अपना टाइम लिया था। उन्होंने आज प्रेशर एक्सकेलेट किया था और आखिरी 10 ओवर तो उन्होंने बाकायदा लूटे ना। सो उसी तरीके से चलना होगा। आप इसको 356 के टारगेट को 50 ओवरों के साथ लेकर ना चलें। आप इसमें बेहतर स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप इसको 5-5 या 10-10 ओवर के पैचेस में डिवाइड करके लेके चलें कि पहले 10 ओवर्स में हमने इतना करना है और ये इतनी विकेटें बचा के करना है। राइजलान हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। लेकिन इसी दौरान एक और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं स्टूडियो में। चौधरी अशरफ, सो मच फॉर योर टाइम। चौधरी साहब, बहुत ज़्यादा
जो है वो इंडियन टीम ने अच्छा खेली है। अब पसीने छूट रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। 356 हो गए, पसीने नहीं छूटते। क्या हो रहा है, क्या क्या खबरें लेकर आए आप? आपके जो दुनिया के टॉप बॉलिंग क्लास है उसका टॉप बल्लेबाजों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, ये इसकी ब्राइटर साइड है। देखें नसीम शाह 79 रन, हमारा सारा नसीम शाह पे और शहनशाह अफरीदी पर था, सबसे ज्यादा उन्हें रन पड़े। पिटाई हुई है दबा के। लगता है कि भारतीय बल्लेबाज सोच के आए थे इनकी पिटाई करनी है और खूब पिटाई करनी है और खूब कर दी, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना टॉप 1। नहीं, लेकिन हमारा मसला ये ना, हम तो सोच के जाते हैं कि सारा कुछ हमारे बॉलर्स ने करना है। अब जब हमारे बॉलर्स की पिटाई होगी तो बैटर्स तो वैसे ही पीछे हट गए, उन्होंने बोला लो भाई दिन ही बुरा चल रहा है। उबैद ये नहीं बात, आज जब टेम्पो टूट जाता है ना, कल जब 2 खिलाड़ियों को हमने 123 पे आउट किया, उसके बाद जब भारत बैक फुट पे गया और 147 रन हुए, तो उसके बाद फिर बारिश ने वो मज़ा किरकिरा कर दिया, प्लेस का टेम्पो भी वो टूट गया जब एकदम वो वापस आए थे गेल में। तो आज भारत का दिन था, बगैर विकेट गवाए 25.5 ओवर्स में उन्होंने ये रन्स किए, बगैर विकेट हमारे बॉलर्स नहीं ले सके। ऊपर से ये कि जो हमारे मेन तेज तरीन बॉलर है, तेज तरीन बॉल करवाने वाले हारिस रऊफ, वो इंजरी का शिकार हो गए, उनके स्ट्रेन हो गई, साइड खिंचाव पड़ गया। अब वो कितनी देर में वो खिंचाव दूर होता है कि कल की जो मार 123 रन की जो 147 की मार थी, लगता है उसकी वजह से ही उनको वो खिंचाव पड़ा है। हारिस नहीं है, अब 356। अच्छा साहब, चलें जो होना था वो तो हो गया। अब हमारे जो खिलाड़ी हैं वो तो हमेशा प्रेशर में जब आते हैं ना तो अच्छा परफॉर्म करते ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, बैटिंग विकेट है, अगर उन्होंने मारा है तो हमारे पास भी बाबर आजम है, फखर जमान है, इमामुल हक है और रिजवान है, और ये हमारे प्लेयर्स भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इफ्तिखार, चाचा इफ्तिखार, ठीक है, मैं तो इफ्तिखार ही कहूंगा। आप चाचा, आप क्यों कहते हैं चाचा? वैसे सर जो आपका तो नहीं बनता, मतलब बराबरी में तो फिर बंदा इस तरह की बात नहीं करता ना। ये बात नहीं, वो उम्र से मुझसे बहुत छोटा है, ये बात बराबरी की बात नहीं है, मुझसे बहुत छोटा है। हमने इनका कैरियर शुरू से डोमेस्टिक से शुरू। अब मुझे ये बताएं कि नंबर को वही रखना है, नंबर के साथ कोई खेलना है, कोई तब्दीलियां करनी है इसमें? ये नहीं, तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल गेम को नेचुरल गेम लें, और जो डकवर्थ लुइस के तहत जो आपको टारगेट वहाँ पर मिले उसके तहत हर ओवर खेलें। ये नहीं कि आप जाके डिफेंसिव होंगे, पहले मैं सेट हो जाऊँ फिर स्कोर करूँ। तो अगर खुदा ना खासा उस दौरान बारिश आ गई, आपको बारिश से पहले यही तो मसला है। देखिए इंडिया ने जब ओपन किया, गिरने से पहले आपको अपना स्कोर उससे आगे लेके इंडिया ने जब ओपन किया बड़ा स्लो, बड़ा स्टेडी आया। रोहित भी, शुभमन गिल जो है वो थोड़ा चार्ज लिए हुए थे। अब हमारे सामने 2 चैलेंज हैं। हमने एक वो डीएलएस को भी ध्यान में रखना है, दूसरा 356 को भी ध्यान में रखना है। अब रुक के चले तो आगे डीएलएस मारता है, तेज चले तो वो 365 के चक्कर में 150 पे ऑल आउट हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसका डर है, हमें डर है सिर्फ बारिश का। और बारिश, मैं कह रहा हूं बारिश का इंतजार है। मैं कह रहा हूँ, देखें यहाँ पर मैं बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये आपको कहूँगा, हमें बारिश का डर नहीं है। हमें ये डर नहीं है कि हम हमारे प्लेयर्स स्कोर नहीं कर सकते। ये प्लेयर्स दुनिया का हर रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। देखिए हमने माजी में भी देखा है कि हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। अगर सिर्फ नहीं, अब मैं दुआ नहीं करूंगी, बड़े पॉजिटिव हैं। जी जी, हमने प्लान करना है डकवर्थ लुइस को, बेशक जो मर्जी हो, बारिश आ जाए, बेशक हमारी विकेट भी गिरती जाए ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने डकवर्थ लुइस के तहत अपना स्कोर उससे आगे रखा टारगेट से, तो फिर हम मैच ये जीत जाएंगे। मैच खत्म होगा। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े पॉजिटिव हैं, पूरी उम्मीद हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, और हमारी दुआएं जो साथ हैं। विश यू गुड लक टीम ग्रीन, और छा जाएं बस जैसे ही आप ग्राउंड में आएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आइए। अभी आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी साल हमने आज ही डिस्कस किया और उसको कंप्लीट कराएंगे। सर ये बताइएगा कि आज ज़राअत के हवाले से मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कपास के हवाले से आपने थोड़ा सा एक्शन लिया, जो प्लान था इम्प्लीमेंट करवाया, तो $2.8 बिलियन की जो है वो तकरीबन बचत हुई। तो आइंदा की जो आज आपने 112 के करीब आप रिसर्चर प्रोफेसर से ब्रीफिंग ली, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे, किस हद तक इम्प्लीमेंट होगा? इंशाल्लाह ये जो 2-3 घंटे का सेशन लगा है, हमारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लोग थे सारे, हमारे प्रोफेसर सारे थे, वो सारे सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, आपने नोट किया होगा, सारे नोट्स ले रहे थे। और मिनिस्टर्स की हमने एक टीम भी बनाई है जो अगले 7 दिन में उसके ऊपर काम करेगी। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह हमने कॉटन में $3 बिलियन बचाया है मुल्क का, इसी तरह हम गंदम में और बाकी एडिबल ऑयल वगैरह में जिस तरह काम करने लगे हैं, और
अगले 2-4 माह में उसका भी आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे एक स्टे ऑर्डर था जिसकी वजह से प्रोसेस रुक गया था, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस दोबारा शुरू हो गया है, कुछ में है हमने ऑलरेडी अपील फाइल कर दी है उसकी। वो एक सेकंड, इमरजेंसी है क्या ये गवर्नमेंट चलाएगी या इसको प्राइवेट अदालत चलाएगा, और अगर प्राइवेट अदालत चलाएगा तो क्या गवर्नमेंट आप अगर चलाएगी या इसको प्राइवेट अदालत चलाएगा, और अगर प्राइवेट अदालत चलाएगा तो क्या गवर्नमेंट आप अगर कौन सी बीट करते हो? नहीं, आप बीट कौन सी कवर करते हैं? हेल्थ करते हैं। अच्छा, आप ज़रा चाइल्ड केयर की जाके रिसर्च करें कि वो किस तरह चला रहे हैं। ये नाकाम या कामयाबी हम बड़े अच्छी तरह चला सकते हैं, लेकिन हमारा ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मेयो में भी कामयाब हुआ है, और उसके बाद सिंध के प्रोजेक्ट आई थिंक उनके 7-8 हॉस्पिटल हैं, उसमें भी वो कर रहे हैं, टीम्स में भी वो कर रहे हैं। तो हमने एक ये टेस्ट ड्राइव यहाँ मुल्तान के लिए किया, जाके बेहतर रिजल्ट नजर आ रहा है। आपने बहुत सारे इमाम आज खत्म किए हैं मुल्तान में इजलास करके, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम तवक्को रखते हैं कि जिस तरह आपने ऐलानात कर रहे हैं, आप मुल्तान को यकीनन कोई ऐसा तोहफा देंगे जो मिसाली होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं कि आप तवक्को रखें कि अब आप ये कंटिन्यूसली जितना अर्सा आपके पास है रिवायत कायम कर दिया आपने, दोबारा भी आप मुल्तान आएंगे, और क्या क्या हम मुल्तान मेरा ख्याल है लाहौर के बाद अगर किसी जगह विजिट हुआ है सबसे ज़्यादा तो मुल्तान हुआ है। दूसरा जो प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं वो अपने हमारा महदूद टाइम में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, और साउथ पंजाब पे हम पहले दिन से फोकस कर रहे हैं, जितना हम रिलीफ दे सकते हैं लोगों को देंगे, और जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए इलेक्शन कमीशन से सीजन, और दूसरा सर ये जो आपने चीनी के खिलाफ जो हुकूमत इस वक्त जो है रेड्स कर रही है, चीज़ें कर रही है, क्या इससे सर रिलीफ मिलेगा? और खुसूसन सर गन्ना हमारे उनके ये हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज खड़े हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्री मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। हमारे 2-3 दिन उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे हमारी टीम के, और मैं बात जवाब दे दूँ तो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है 140 रुपये का, जो वो हमें देंगे चीनी, और हम सस्ते बाज़ारों में देंगे। तो एक अर्सा से लटकी हुई है, बहुत से हमारे जर्नलिस्ट प्लाटों से महरूम है। काइंडली ये आप उम्मीद है कि आज इस सवाली को खाली हाथ नहीं भेजेंगे जर्नलिस्ट कानूनी फेस के लिए। ये मीर साहब देख लें, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मौजूद है, और मीर साहब भी मर्जी का बात ये है कि यहाँ पर जनूबी पंजाब से वज़ीर आज़म भी रहे और वज़ीर आला भी रहे, लेकिन मुल्तान के अलावा भावलपुर डीजी खान में जो आपने तवज्जो दी है, स्मगलिंग एक बड़ा अहम पॉइंट है। डीजी खान से जो 2018 से पहले बिल्कुल कंगले थे, वो 2018 के बाद वो खरबपति बन गए, क्योंकि चीनी, खाद और दीगर जो चीजें हैं वो स्मगल होती है बलोचिस्तान की जानिब। तो स्मगलिंग को रोकने के लिए आप क्या इकदाम करेंगे, और जो अस्पतालों में नर्सिस की कमी है उसको कैसे दूर करेंगे? फेडरल गवर्नमेंट और हम लोग मिलके उस पर काम कर रहे हैं। आज सुबह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें हमारे नुमाइंदे भी मौजूद थे, तो होपफुली इस पे पिछले दिनों में कमी भी आई है, और आगे हम मिलके और करेंगे। आपने अस्पताल का दौरा किया, चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया, क्योंकि आप मोहसिन पंजाब हैं और आप उस तरह मसीहा बन के आज उस बच्चे के पास भी गए, उनकी फैमिली से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या वो मुलाकात थी, और बच्चा का अब इलाज कहाँ पे होगा? वो बच्चा जिसका दिल जिस्म से बाहर है, उसको वो अभी यहीं इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। लाहौर से डॉक्टर्स की टीम आ गई है, और उसको वो अभी थोड़ी देर में लाहौर ले जाएंगे। यहाँ से भी स्टाफ जा रहा है और लाहौर से भी टीम आई है, और उसको उसके वालिद साहब ने कहा है कि मेरे हालात ऐसे नहीं है, बच्चे अकेले हैं पीछे, तो वो वापस अपने मुजफ्फरगढ़ चले जाएंगे। बच्चा उन्होंने हमें दे दिया है, और अब हमारी अल्लाह ताला खैर करे, हम जो मुमकिन होगा उसका इलाज करेंगे। तो अब हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। दूसरी तरफ मैच हमारा शुरू हो चुका है, यानी कि हमारी बारी आ चुकी है। 357 हमारे सामने है, पिच पे इमामुल हक आ गए, और साथ में आए जनाब फ़खर ज़मान। पहली डॉट बॉल हो गई है, बुमराह ओवर करवा रहे हैं, और हम दुआएं कर रहे हैं
अब दुआ क्या करनी है? दुआ जो है वो पूरी कौम जो है इस वक्त वो मसल्ले बिछा ले, जिस तरह अजलान ने कहा था कि अब दुआएं कर। जो मईशत है उसे किसी तरह सहारा, ज़ुबैर मोतीवाला साहब हों, मोहम्मद अली साहब हों, तारिक यूसुफ साहब हों, हम सभी ये चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलता रहे और एक आम आदमी को तमाम सहूलतें मिले। लेकिन क्योंकि पिछले कई एतवार से हम IMF के ऐसे चुंगल में फंसे हुए हैं जहां हम चाहते हुए भी वो रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं जिससे आवाम को सुकून मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम जो इस वक्त मौजूद है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए भी कोई ना कोई रिलीफ निकालें। आपको याद होगा 2 दिन पहले भी मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद थे, तो मैंने कहा था कि डॉलर आपका 300 से नीचे आ जाएगा। इसने भी और नीचे आना है और पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ने आना है और वो अनकरीब इंशाल्लाह महीनों में आपको 20 से 25 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से आता नजर आएगा। पहले एक नया इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ लाएंगे जो कि पहले था लेकिन फ़िलहाल कराची के बिजनेसमैनों को नहीं मिल रहा, तो हम 31 अक्टूबर से पहले इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल सके। साथ साथ हम सर्दियों के लिए इंडस्ट्री के लिए ख़ास टैरिफ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया में, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे बहुत परेशानी थी कि जो सोलर नेट मीटरिंग का गवर्नमेंट का रेट है 19 रुपये का, शायद गवर्नमेंट उसको कम कर रही है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। सोलर नेट मीटरिंग में कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि वहाँ पर जितना उसको प्रमोट कर सकें प्रमोट करें। लास्टली, इंडस्ट्री को चलाने के लिए विंटर में चूँकि गैस की सप्लाई के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गैस अवेलेबल हो सके इंडस्ट्री को हो, और उसकी प्राइसिंग रिजीम जिसमें कि कुछ फ्लॉज हैं, हम कोशिश करें कि उनको हम सही करें ताकि इंडस्ट्री को गैस मिले और इंडस्ट्री चले। तो तमाम चीज़ें आज बिजनेसमैनों के साथ अग्री हुई हैं। कुछ इनके और भी जो इनके आइडियाज़ हैं, जो मशवरे हैं, वो हम इस्लामाबाद जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, कैबिनेट के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ डिस्कस करेंगे और उन तमाम चीज़ों पर हम काम करेंगे। थैंक यू जी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब जो हैं वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। खेल के मैदान में तो आज हलचल है ही है, लेकिन मुल्की सियासी मंजरनामे की बात करें तो यहाँ पे भी एक बड़ी हलचल का इम्कान है। सदर मुमलिकत की जानिब से जनरल इलेक्शन की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। ज़राए ऐवान सदर ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नए इलेक्शन की तारीख का जहन बना चुके हैं, जबकि निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम भी सदर मुमलिकत से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें कायल करने की कोशिश भी की गई है उनकी जानिब से। जबकि सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 48(5) सबसेक्शन ए के तहत इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर के पास है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ये कहते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं, इलेक्शन की तारीख वो नहीं दे सकते। 9 सितंबर को आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनें। इन्हें कहा था पहले इलेक्शन करवा लें, मई में कहा था ये नहीं माने, उसके बाद भी नेगोशिएशंस में बात हुई, ये इलेक्शन की तारीख पर आमादा नहीं हुए। जब तक ये मुकम्मल तौर पे सदर थे 9 सितंबर से पहले इनके पास मुकम्मल ओहदा था, तब तो ये चाहते तो कोई ना कोई ये काम कर सकते थे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते। गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। 2 ओवर हो गए हैं, 11 हमारा स्कोर है बगैर किसी नुकसान के। मैच भी साथ साथ देख रहे हैं, आपको भी अपडेट कर रहे हैं। और डिप्टी चेयरमैन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, वो भी घर चले गए हैं। ज़ाहिर शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को जमा करा दिया है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन नैब ने कहा है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर अब मज़ीद काम जारी नहीं रखना चाहते। डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह ने इस्तीफ़ा कबूल होने के बाद रिटायर्ड अफसर को डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर फाइज भी किया जाएगा। ये खबर भी आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने भी इस्तीफ़ा दिया था। तो नैब की अगर हम बात करें तो इस्तीफ़े के बाद दूसरा इस्तीफ़ा जो है वो ज़ाती वजूहात से मुझे फ़खर जमान के वो जो बार बार वो स्विंग हो रही है ना बॉल बुमराह की और मैच में बुमराह की और सिराज की, वो फ़खर जमान ने भी तय किया ज़ाती वजूहात पे वो भी एज नहीं होने देंगे क्योंकि पहले वो एज पे आउट हो रहे हैं। लेकिन आज उनकी कोशिश है
कि वो एज ना होने दें। खैर, हुकूमती इक़दामात के असरात भी आ रहे हैं। चीनी जो है उसकी ऊंची उड़ान के बाद वापसी हो गई है। पेशावर में 5 रुपये सस्ती हुई है, 180 की हो गई है। कराची में चीनी जो है वो 170 रुपये किलो मिल रही है। गुजरांवाला में जो चीनी है उसका थैला जो है वो मज़ीद 300 रुपये सस्ता हो गया है, 8200 रुपये का हो गया है। तो इस तरह से चीनी के जो रेट हैं वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। उधर बलूचिस्तान में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। कौमी शाहराह पर इस वक्त गोदामों पर छापे मारे जा रहे हैं। 250 टन चीनी, 750 टन यूरिया और 4000 टन DAP जो है वो भी बरामद हुआ है। हाँ जी, गोदामों को सील कर दिया गया है, मालिकान को समन जारी कर दिए गए हैं, दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दिया गया है। उधर नौशहरा वर्का में चीनी की 5000 बोरियां बरामद हुई हैं और 5 गोदाम हैं जिन्हें सील भी कर दिया गया है। तो क्रैकडाउन का ये सिलसिला जारी है। एक जानिब क्रैकडाउन हो रहा है, दूसरी जानिब अगर हम बात करें डॉलर की तो उसकी ऊंची उड़ान के बाद वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। अमरीकी करेंसी गिरने लगी है और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे सस्ता हो गया है। 301 रुपये 16 पैसे में फ़रोख्त होने लगा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये की कमी से डॉलर 299 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। ये तो वो खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उबैद मुसलसल 12 रन हो गए, 2.1। मेरा तो सारा शो इधर लें जी, नहीं बचते। ओ मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो ये रहा है कि बचते नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों 12 रन बने, 12 में से जो 5 हैं वो इमाम ने बनाए, बाकी रह गए जनाब 7, तो वो इंडिया ने बना के दिए हैं। तो आवाम को बिजली के बिलों पर रिलीफ नहीं मिल सका। अगस्त की तरह सितंबर के बिल भी ज़्यादा आने वाले हैं। हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, अभी तक कोई अप्रूवल नहीं हुआ है। ज़रा के मुताबिक IMF ने 200 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ से मुताल्लिक अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। जी हाँ, रिलीफ मिला तो बिजली की कीमत कम होगी नहीं, टैक्स में कोई कमी की जाएगी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मर्जी से एक साथ करवा सकेंगे। 300 और 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को भी रिलीफ से मुताल्लिक बातचीत हो रही है। देखना ये है कि अब क्या होता है। रिलीफ की अगर हम बात करें तो बताएं उबैद, कोई रिलीफ नहीं है। टोटल है ही 4 किस्तें, 5वीं तो करके ही नहीं देते। मैं खुद गया अपना बिल किस्तों में करवाने के लिए, वो कह रहे होगा ही नहीं, 400 यूनिट से ज़्यादा है। खैर चलिए, वहाँ तो रिलीफ नहीं मिलेगा, मैच में बताएं उधर कौन सा मिल रहा है, उधर कौन सा मिल रहा है। देखें जी, थोड़ा मैच दिखाएं बराह रास्त, कोई थोड़ी सी कमेंट्री करने की कोशिश करते हैं। अब हम W तो नहीं है, 2 Ws भी नहीं है, वो वकार भी नहीं है, रमीज़ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। इन्होंने नहीं बचना, इन्हें कोलंबो ले जाओ भाई। इन्होंने नहीं बचना, हम कल मिलेंगे।